यानी पहली ही जंग में पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने अपनी आवाम को एक भ्रमजाल में फंसा रखा है और उन्हें ये सच्चाई नहीं बताई जाती। उन्हें हेलो गाइस, देखते हैं तो सुनते गानों को हमारा सलाम। मैं हूँ जान और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है ट्रूथ ऑफ 1948 वॉर और डिफेंस ये- डिटेक्टिव और किया ये- लोग सर की हाँ लोग सर सबूतों के साथ सबूतों के साथ। और ये बड़ी लोगों की डिमांड आती रही है कि भाई क्यों नहीं बना रहे, तो क्यों नहीं बना रहे, तो हमने कहा यार चलिए बनाए। तो वक्त को जाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। तो गाइस शुरू करते हैं और देखते हैं आलोक सर को। सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का जो ये वीडियो मैं लेकर आया हूं ये है बेहद खास, क्योंकि ये है भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पहले जंग यानी कि 1947 की, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और ये जंग चली थी करीब 14 दिनों तक। और कश्मीर में जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए पूरी तरह पाकिस्तान जिम्मेदार है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने लालच नहीं किया होता तो आज जो कश्मीर में हालात हैं वो हालात ऐसे नहीं होते। ना ही पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर होता, ना ही इसके लिए दोनों देशों के बीच 4 बार युद्ध होता। और वैसे इसे पाकिस्तान की एक नादानी कह सकते हैं या इसे बेवकूफ़ी कह सकते हैं कि उसकी एक छोटी सी गलती, छोटी सी नादानी, एक छोटी सी भूल ने इतने बड़े विवाद को जन्म दे दिया। पाकिस्तान को आजादी मिली 14 अगस्त 1947 को और 2 महीने बाद ही उसने कश्मीर पर हमला कर दिया। इसका नाम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। 5000 से ज्यादा कबायली अचानक कश्मीर में घुस आए। इनमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे जो इन्हीं की वेशभूषा में थे। बंदूकें, मशीन गन, मोटार से ये लैस थे। इनका इरादा श्रीनगर पर कब्जा करने का था, क्योंकि एक बार श्रीनगर पर कब्जा हो जाता तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान का हो जाता। इंडिया से मैं समझता हूँ कोई खतरा नहीं। हमने 4 जंगें लड़ी, उनसे सब हमने शुरू की है, उन्होंने कोई जंग नहीं किया। अच्छा, हमने शुरू की। हमने की है पहली जंग तो 1947 में जब पाकिस्तान बना। खान अब्दुल करीम खान था चीफ मिनिस्टर फ्रंटियर का। उसके कहने पर, उसके मशवरे पर, उसकी इमा पर, उसकी वजह से ज़्यादातर ये लश्कर भेजने शुरू कर दिए कश्मीर में। इन्होंने वहाँ लश्कर भेजने शुरू कर दिए, फौज भेजने शुरू कर दी, फौजी जो छुट्टी पर भेजना शुरू किया और ये हमला शुरू कर दिया। और जब श्रीनगर पहुंचे तो जो कबायली गए थे जिन्हें ट्रकों में, वो तो लूटमार का सामान ट्रकों में लेकर वापस आने शुरू हो गए और फौज थोड़ी सी वहाँ रह गई और इंडिया ने अपनी फौज भेजी, उसने एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान को। चारों जो जंग हुई उसमें पहल हमने की, पहल हिंदुस्तान की तरफ से नहीं हुई। अच्छा, क्या हुआ क्या? पहली बात तो ये कि पहली जंग आपकी 47-48 में हुई। आपने ये फैसला किया कि कश्मीर के ऊपर हो सकता है कि हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। आना तो आपको था, मगर हो सकता है हिंदुस्तान गड़बड़ कर दे। तो आपने सिकंदर मिर्जा साहब से, जो बाद में जाके सदर भी बने पाकिस्तान के, और वो थे उस वक्त पेशावर में कमिश्नर, और उनसे ये कहा गया कि आप कबायली लश्कर इकट्ठा करें। हम ये नहीं चाहते कि हमारी फौज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करे, इंटरवेंशन करे कश्मीर में, क्योंकि ये एक आईनी तौर पे ये फैसला हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो पाकिस्तान को आएंगे। कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, हालांकि राजा वहां का हिंदू था। तो मगर यहां ये ख्याल था कि शायद यहां गड़बड़ ना हो जाए, तो इसलिए इन्होंने ये फैसला किया कि फौज नहीं जाएगी मगर लश्कर भेजेंगे, कबायली लश्कर, और प्रिटेंड ये करेंगे कि ये एक स्पॉन्टेनियस किस्म की अपराइजिंग है, इसके पीछे हमारा हाथ नहीं है। तो आपने एक ऑर्गेनाइज प्लान के तहत आपने एक कबायली लश्कर भेज दिए। 21 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और इन कबायलियों का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था खुर्शीद अनवर, जो कि एक पाकिस्तानी सेना का अफसर था। महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह थे, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी, उनको कबायलियों को भगाने की जिम्मेदारी दी।
राजेंद्र सिंह बादामी बाग छावनी में करीब 300 सैनिक थे उस समय, और राजेंद्र सिंह ने, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने वहां से 150 सैनिकों की एक टुकड़ी ली और कबायलियों से लड़ने के लिए निकल पड़े। माहौरा में उनकी जो लड़ाई हुई है अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की और लश्कर की, माहौरा और बोनिहार के दरमियान, ये बारामूला में इलाके पड़ते हैं। 23 को ये लड़ाई होती रही और 23 शाम को उनको हलाक कर दिया गया, और 24 को जो था खुर्शीद अनवर का लश्कर जो था, जितने भी हमारे स्टेट फोर्स के 150 आदमी वो भी हलाक हो गए, और ब्रिगेडियर जो थे अपने राजेंद्र सिंह वो भी वहाँ पे हलाक हो गए। और 24 सुबह को जो थे ये खुर्शीद अनवर जो थे वो वहाँ पे पहुँच गए, क्या नाम लेते हैं, बारामूला में, उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ पे मुकाबले के लिए था ही कोई नहीं, जो मुकाबले में थे वो सारे मारे जा चुके थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह आखिरी दम तक कबायलियों से लड़ते रहे। उनकी इसी वीरता की वजह से उन्हें मरणोपरांत आजाद भारत का पहला महावीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। खुर्शीद अनवर बारामूला तक पहुंच गया था। श्रीनगर ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन इस बीच एक ऐसा काम हुआ जिसने खुर्शीद अनवर को गुस्सा दिला दिया। दरअसल खुर्शीद अनवर जब कबायलियों का लश्कर लेकर चला तो उससे ये वादा किया गया था कि भाई अगर तुमने श्रीनगर पहुंच गए और वहां पर फतह कर लिया या उसके इलाकों को कब्जा कर लिया तो तुम्हें वहां का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, इसके बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल पुंछ में सरदार इब्राहिम खान था, उसने पुंछ पर कब्जा कर लिया। वो वहाँ के लोगों को साथ मिला लिया, उसने बगावत कर दी और कब्जा कर लिया और ख़ुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसके बाद जब ये बात खुर्शीद अनवर को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तो खुर्शीद अनवर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनको खुर्शीद अनवर जो थे वो NWFP से लश्कर लेकर चले थे कश्मीर, श्रीनगर को फतह करने के लिए, और उन्हें ये कहा गया था कि जब आप कश्मीर पहुंचोगे तो हम आपको वहाँ का जो था वहाँ का प्रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन प्रेसिडेंट तो इब्राहिम खान बन गया, इसलिए उनकी और खुर्शीद अनवर की आपस में टसल शुरू हो गई। और खुर्शीद अनवर ने अपने फ़ौज को कहा कि हम इससे आगे अभी नहीं जाएंगे, आप इस वक्त आप फ्री हो, आप बारामूला में आप खाओ पियो लूटो, और घरों को जो भी लूट सकते हो, जितना लूट सकते हो लूटो, जितना कत्लो गारत कर सकते हो कत्लो गारत करो, और जब तक कि हमें ये आर्डर नहीं मिलता कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं और मैं आगे जाऊं। खुर्शीद अनवर ने अब पाकिस्तानी सरकार को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में उसने मांग की कि उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाए, क्योंकि श्रीनगर उसकी जेब में है। अब यहाँ पर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार दोनों फंस गई, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया और अगर वो ऐसा करते, यानी कि खुर्शीद अनवर को प्रेसिडेंट बनाने की घोषणा कर देते, तो सारा प्लान मटियामेट हो जाता। कश्मीर को लेकर हुई इस पहली जंग की प्लानिंग की थी मेजर जनरल अकबर खान ने। रिटायर होने के बाद इन्होंने इस पर एक किताब लिखी जिसका नाम है रेडर्स इन कश्मीर, स्टोरी ऑफ द कश्मीर वॉर 1947 to 1948। इसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया है। उनके मुताबिक वो खुर्शीद अनवर को आगे बढ़ने के लिए मनाते रहे। उसे कहा कि श्रीनगर पहुंचो तो फैसला करते हैं, लेकिन खुर्शीद अनवर आगे नहीं बढ़ा। वो अड़ा रहा कि जब तक उसे प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगा। सिख का सर, हिंदू का जर और मुसलमान का घर, जो मुसलमान के घरों में, उनको ये था कि मुसलमान के घरों में रहो, वहाँ पे जो चाहते हो वो करो। हिंदू का जार, हिंदू जहाँ भी देखो उनका जार, उनके पैसे लूट लो, और सिख जहाँ भी आपको मिलो इसको ख़त्म कर दो। तो इस तरह इस नारे के तहत उन्होंने 3 दिन बारामूला में तहस नहस कर दिया। वहाँ की जो हिंदू और सिख पॉपुलेशन थी उसको खेड़ के फेंक दिया, और वहाँ की हिंदू और सिख को छोड़िए, उसके अलावा जो मुसलमान जो थे वहाँ के, उनको भी उन्होंने लूटा, उनको भी उन्होंने मारा। उनके पास भी जो पैसे थे, जो चीज़ें थी, वो सब उन्होंने छीन ली, और उनके घरों में वो घुस गए और नाजायज़ काम करते रहे उनके साथ, जिसकी जो है वो बहुत मेजर जनरल अकबर खान ने भी अपनी किताब में एतराफ़ किया है। इस किताब में मेजर जनरल अकबर खान ने बताया है कि किस तरह कश्मीर को लेकर लाहौर और पिंडी में षड्यंत्र रचा गया। अकबर खान लिखते हैं कि मुस्लिम लीग के तत्कालीन नेता मियां इफ्तिकारुद्दीन ने सितंबर के महीने में उनसे कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, इसके लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाए। मेजर जनरल अकबर खान आगे लिखते हैं कि ऐसा आदेश मिलने के बाद उन्होंने आर्म्ड रिवोल्ट इन कश्मीर नाम से एक योजना तैयार की, लेकिन इसमें एक समस्या थी। वो समस्या ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर सीधी कार्रवाई की जाएगी तो दुनिया भर में इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा। इसलिए कश्मीरियों में अलगाव की भावना पैदा की जाए और उन्हें मदद देकर मजबूत किया जाए, और इसका भी ध्यान रखा जाए कि इन सब के बीच भारत की तरफ से जम्मू कश्मीर को
कोई सैन्य मदद न मिलने पाए। अहमकाना सोचती है। तीनों जो हमने हर जंग हमने शुरू की, हिंदुस्तान ने पहल नहीं की थी। हकीकत यह है ना, जब 47 में पाकिस्तान बना उस वक्त भी हमने कश्मीर में लोग भेजे थे पहली, और जो वॉलंटियर थे, और हमारी सोच थी कि हम फतह कर लें कश्मीर को। वहाँ जब गए तो कबायलियों ने लूट मार शुरू कर दी। जब वैली में पहुँचे ट्रकें भर के वापस आ गए। हम श्रीनगर कैप्चर नहीं कर सके। महाराजा ने जिस वक्त तक उसने इंडिया को एक्सीड नहीं किया था, उसके बाद उसने जम्मू में जाके काफ़ी अरसे के बाद एक्सीड कर दिया हिंदुस्तान। वो भी हमने अहमकाना तरीके से उसको शुरू किया। इसको अनऑफिशियल ये सारी चीज़ जो है वो अरेंज की। उसके बाद ये कबायली जो है वो ट्रकों में लाद के जो है वो एबटाबाद, और एबटाबाद से मुजफ्फराबाद, और वहाँ से जो है वो रेड कराई। अब जब कश्मीर में रेड हुई तो आप कहते हैं जी शामिल हुई, तो उसकी वजह तो ये कबायली थे ना कि उन्होंने इन वाक़यात को ट्रिगर किया कि जब उन्होंने रेड की, श्रीनगर की तरफ बढ़ना शुरू किया, लूट मार शुरू कर दी, खून खराबा शुरू हो गया, तो उसके बाद जाहिर है महाराजा को खत लिखना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जी आप फौज भेजें, क्योंकि हम पे हमला हो गया है तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए। तो जिसके जवाब में इंडिया ने कहा कि ठीक है आप जो है वो अलाग करें, वरना लीगली हम नहीं भेज सकते फौज, हम तो आप दो अलग रियासत हैं अपने आप को कहते हैं, तो हम फौज कैसे भेजें? आप तो रिक्वेस्ट करेंगे ठीक है हम एक्सेशन। तो फिर जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया। तो 27 अक्टूबर को फौज जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरी, जिसने जाके फिर इन कबायलियों को जो है वो पीछे धकेला, जिसके नतीजे में जाके कश्मीर तकसीम हो गई। कश्मीर जो है वो पूरी तरह से भारत का आधिकारिक हिस्सा बन चुका था। लेकिन अब पाकिस्तान को यह मंजूर कैसे होता? पाकिस्तान ने इस विलय को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके बाद गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी, जो कि अंग्रेज थे, उन्हें कश्मीर पर हमला करने के लिए बोला, लेकिन जनरल ग्रेसी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दरअसल उस समय तक भारतीय और पाकिस्तानी फौज दोनों ही ज्वाइंट कमांड में थी। फील्ड मार्शल ऑचिनलेक को जब इसकी जानकारी पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल डगलस ग्रेसी ने दी, तो फील्ड मार्शल ऑचिनलेक ने कहा कि दोनों ही तरफ ब्रिटिश अधिकारी और जवान हैं और वो ब्रिटेन की महारानी के कमांड में आते हैं, इसलिए आपस में नहीं लड़ सकते। इसी वजह से पाकिस्तान ने कबायलियों को भेजा, उन्हें हथियार दिए और उनके साथ अपने उन जवानों और अधिकारियों को लगाया जो छुट्टी पर थे। वो सारे के सारे ऑफिशियल लोग थे जो पाकिस्तान के सरकारी ओहदों पर फाइज थे। उसके लिए जो माल पैसे जो है वो आए, वो पाकिस्तान की ट्रेजरी से आए। बाकायदा जो है वो वज़ीर ख़जाना जो है उसने वो पैसे सैंक्शन किए और उसको उसने खुर्शीद अनवर के हवाले किए। ये सारी चीज़ें आप सरदार शौकत याद की किताब में वाज़े तौर पर लिखी हुई हैं। करीब 10,000 कबायलियों को, जिसमें पाकिस्तानी सेना के जवान भी थे, उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहले कॉलम में 5,000 कबायली रखे गए, उन्हें श्रीनगर की तरफ उरी, बारामूला और पाटन होते हुए बढ़ने को कहा गया। दूसरे कॉलम में 3,000 कबायलियों को रखा गया, उन्हें सोपोर की तरफ से बढ़ने का आदेश दिया गया। तीसरे कॉलम में 2,000 कबायली रखे गए और उन्हें गुलमर्ग और बडगाम होते हुए श्रीनगर एयरफील्ड की तरफ कूच करने का आदेश दिया गया। इन सभी को मशीन गन्स और मोटार का सपोर्ट दिया गया। जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्स का कत्लेआम करते, इलाकों को लूटते हुए कबायली आगे बढ़ते रहे। 10 दिनों के भीतर ये श्रीनगर के बेहद करीब पहुंच चुके थे। अच्छा, पाकिस्तान ने यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार करने की योजना बनाई। जो पहला उनका टारगेट था वो ये था कि अगर कबायलियों ने श्रीनगर पर कब्जा कर लिया तो भाई क्या होगा, महाराजा हरि सिंह के पास श्रीनगर को छोड़कर भागने का और कोई चारा नहीं रहेगा। और दूसरा जो टारगेट ये था कि अगर मान लीजिए अगर भारतीय सेना वहां पहुंच जाती है तो कबायलियों से उनका कड़ा मुकाबला होगा, और कबायली चूंकि पूरी तरह श्रीनगर पर कब्जा कर चुके होंगे तो वहां से कबायलियों को हटाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल थी, उनकी बहुत बड़ी कमजोर प्लानिंग थी। जब आपने कबायली लश्कर भेजे तो कोशिश ये थी कि वहां एक अनार्की क्रिएट की जाए, डिस्टेबलाइजेशन की क्रिएट की जाए, और जो राजा है वो वहां से भाग जाए, उसे खतरा महसूस हो वो वहां से भाग जाए, न हिंदुस्तान की मदाखलत हो ना आपकी हो, वहां एक सीजर ऑफ स्टेट पार हो जाए और उसके बाद उसकी एक्सेशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ हो जाए। तो ये जो ट्राइबल लश्कर आपने वहां भेजे, इससे फिर ये हुआ कि हिंदुस्तान ने
जो राजा था वहां का, उसको उसकी मदद के लिए अपनी फौज भेजनी पड़ी। क्योंकि ये जाहिर बात है डिस्टेबलाइज कर रहे थे, इनको मिल रही थी, सक्सेस भी मिल रही थी। और उससे फिर आपने बाद में अपनी भी फिर फौज भेजनी पड़ी, फिर इसीलिए फिर कश्मीर डिवाइड हो गया। जो हिस्सा आपने ले लिया वो आपके वाले बन गया, जो आजाद कश्मीर बना, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई, यूएन ने छलांग मार दी। ये अक्टूबर 47 की बात हो रही है, लड़ाई चल रही थी, एक साल बाद तक जनवरी 49 में सीज वॉर हुआ एंड पाकिस्तानी आर्मी फॉर्मली ज्वाइंड द वॉर इन मई। बैटल ऑफ टीटवाल जो कश्मीर में हुई थी, टीटवाल और कुपवारा के पास लड़ाई हुई थी, वो मई जून में हुई थी। वहां पे काफी इंडियन पाकिस्तानी लोग फौजी मरे। हिस्टोरिकली जो कबाली आए थे कश्मीर, वो they were destroying, raping even in Muzaffarabad. Then they came to Baramulla. Baramulla maybe they started raping, plundering and all. At that point, Maharaja had to go to Mountbatten and say that, can Indian army come and help us? And why they cannot come till you don't sign an instrument of accession. So he signed it. और राजा जो था उसने एक्सेशन ट्रीटी जो थी कि जी उसने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं, मैं एक्सीड करता हूँ हिंदुस्तान को। तो आपने ये जो पहल की उसकी वजह से ये सारा एक नया इशू बन गया। अगर आप पहल ना करते तो पता नहीं हिंदुस्तान बात आपकी मानता या ना मानता, या रुख जो सियासी हालात थे वो क्या रुख इख्तियार करते। मगर क्योंकि आपने पहल कर दी थी, आपका ख्याल से ले लेते हैं या देखा जाएगा बाद में, तो इसलिए ये सारा कुछ हुआ। तो पहल आपने की, फिर जंग में सबसे पहले आपने की, कबायली लश्कर आपने भेजे एक साजिश के तहत, और आपका कुछ प्लान्स थे वो पूरे ना हो सके, और फिर हिंदुस्तान ने रिएक्ट किया। जब रिएक्ट किया तो फिर आपने भी अपनी फौज को भेजना पड़ा, उनको भी भेजना पड़ा, और फिर ये डिवाइड हो गया कश्मीर। ये आपने पहली जंग में महाराजा हरि सिंह के कागजों पर दस्तखत करते ही भारतीय सेना फौरन श्रीनगर के लिए रवाना हो गई। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय एयरफोर्स ने ज़बरदस्त काम किया। जिस तरह से उन्होंने पूरी सेना को श्रीनगर में ड्रॉप किया है वो बहुत ज़बरदस्त काम था। और ये फौज कबायलियों को भगाने के लिए भेजी जो गई थी, उसे कमांड कर रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय। लेफ्टिनेंट कर्नल राय ने सबसे पहले श्रीनगर हवाई अड्डे को सुरक्षित किया और फिर टुकड़ी के साथ बारामूला की तरफ कूच कर गए। बारामूला में भयानक लड़ाई हुई। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल राय वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन तब तक भारतीय फौज कबायलियों को भारी नुकसान पहुंचा चुकी थी। सबसे अहम लड़ाई 3 नवंबर को हुई, जो लड़ी गई बडगाम में। श्रीनगर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बडगाम की लड़ाई को याद किया जाता है मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत शौर्य के लिए। दुश्मन की संख्या करीब 500 थी। मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी पर 3 तरफा हमला हुआ। भारतीय फौज ने जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन दुश्मन की संख्या ज्यादा थी। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। संख्या लगातार कम होती जा रही थी। मेजर सोमनाथ शर्मा के बाएं हाथ में चोट लगी थी, उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो खुद मैगजीन में गोलियां भर भर कर सैनिकों को दे रहे थे। तभी दुश्मन के मोटार के गोले ने उनकी जान ले ली। मेजर सोमनाथ शर्मा के अद्भुत शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र पाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा पहले सैनिक थे। इसके बाद 7 नवंबर को श्रीनगर से करीब 6 किलोमीटर दूर वो मशहूर लड़ाई हुई जिसे बैटल ऑफ शाल्टेंग कहा जाता है। यहां पर भारतीय फौज से 5 गुना थी दुश्मन की तादाद, लेकिन भारतीय फौज ने दुश्मनों को ऐसा भगाया और ऐसा वार किया कि कबायली भारतीय सेना के सामने टिक न सके। If you read books and even आपकी अकबर खान ब्रिगेडियर की बुक है रेडर्स इन कश्मीर, the real thing is that Battle of Shaltain, जो famous battle हुई थी कश्मीर में on 7th November, they were butchered. These Kabalis were 10,000. Indian army was only 2,000. But they were at a certain plan, they were butchered and they had to run away. They were running away. Indian army was chasing them till Uri. At Uri, they got the orders not to cross over. सर्दी शुरू हो गई थी दिसंबर में. Indian army was not losing. अब तक कबायलियों को भारतीय सेना ने घाटी से करीब करीब खदेड़ दिया था, लेकिन चूंकि पाकिस्तानी सेना लड़ने पहुंच गई थी, इसलिए लड़ाई का लंबा खींचना तय था। उरी, टिटवाल और कश्मीर के दूसरे सेक्टर्स में भारतीय और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग शुरू हो गई। भारतीय फौज ने दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में अपने टैंक पहुंचा दिए। पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था कि उन्हें इस ऊंचाई पर टैंक के गोलों को झेलना होगा। 9 नवंबर को बारामूला पूरी तरह से आक्रमणकारियों से मुक्त हो गया। 13 नवंबर को उरी से भी दुश्मनों को भगा दिया गया। लड़ाई चलती रही। इसी बीच भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
इसे संयुक्त राष्ट्र लेकर चले गए। संयुक्त राष्ट्र पहुंचने की ये बात है 30 दिसंबर 1947 को और इस लड़ाई पर बातचीत शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र में विचार विमर्श होने लगा और इधर सर्दियां आ गई। सर्दियां आ गई तो बर्फ़ पड़ने लगी और बर्फ़ पड़ने की वजह से सेनाओं का जो है आगे बढ़ना वो रुक गया। हालांकि छिटपुट गोलाबारी होती रही, सेना अपनी कार्रवाई में जुटी रही और गर्मियां जब आईं तो जंग एक बार फिर तेज हो गई। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव पारित किया और 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम की घोषणा हो गई। दोनों देशों की सेनाएं जहां थीं वहीं रुक गई। जिसके कब्जे में जो इलाके थे उनका उस पर नियंत्रण हो गया और इसे सीज फायर लाइन माना गया, जो बाद में LOC में बदल गया, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। जो इलाके पाकिस्तान के कब्जे में रह गए उन्हें ही POK यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। कश्मीर पर हुई यह पहली लड़ाई करीब 14 महीने तक चली। जंग में करीब 1500 भारतीयों की जान गई, 3500 भारतीय घायल हुए। पाकिस्तान के करीब 6000 लोग मारे गए, 14000 घायल हुए। चलिए, जंग खत्म हो गई। कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा हमने खाली करा लिया और वो हिस्सा आज भी हमारे अधिकार में है। लेकिन क्या नेहरू जी का संयुक्त राष्ट्र जाना सही था? इस पर हमारे देश में कई अलग अलग मत हैं। इस वीडियो को बनाते वक्त मैंने बहुत सारी रिसर्च की, जितनी पढ़ाई की, जितनी चीज़ों को जाना समझा, उन्हें देखते हुए मेरी ये राय कहती है कि नेहरू जी माउंटबेटन के दबाव में आकर UN चले गए और ये अंग्रेज़ों की एक बड़ी चाल थी। बाद में पंडित नेहरू को अपनी इस भूल का एहसास भी हुआ था। इसका जिक्र लेखक राजीव डोगरा ने अपनी किताब इंडियाज वर्ल्ड हाउ प्राइम मिनिस्टर्स शेप्ड फॉरेन पॉलिसी नाम की किताब में किया है। राजीव डोगरा पूर्व डिप्लोमेट हैं, इटली और रोमानिया में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, पाकिस्तान में कराची में कॉन्सुल जनरल भी रह चुके हैं। इन्होंने इस किताब में लिखा है कि पंडित नेहरू UN में तो चले गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। इसमें उन्होंने 28 मार्च 1951 को संसद में दिए पंडित नेहरू के भाषण का जिक्र किया है, जिसमें पंडित जी ने कहा था कि हमने संयुक्त राष्ट्र को कश्मीर के विलय की वैधता को निर्धारित करने के लिए नहीं पूछा था और न ही संप्रभुता तय करने के लिए। हम मध्यस्थता नहीं चाहते थे, लेकिन हम पाकिस्तान द्वारा जो आक्रामकता की गई थी उसकी शिकायत करने गए थे, जिसके बारे में हमें लगता था कि विश्व शांति के लिए ये खतरा था। UN ने हमारी उस पहल का फायदा उठाया जिसमें हमने उनसे इस मामले का जिक्र किया और अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब तक न तो संयुक्त राष्ट्र आयोग और न ही सुरक्षा परिषद ने ऐसी कोई सलाह दी है कि विलय को लेकर कोई सवाल है। यानी अगर पंडित नेहरू संयुक्त राष्ट्र नहीं जाते, युद्ध विराम नहीं होता, तो शायद आज कश्मीर की जो हालत है वो ऐसी नहीं होती। कश्मीर का जो विवाद है वो नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से भारतीय फौज आगे बढ़ रही थी और जिस तरह से कबायलियों सहित पाकिस्तानी सेना को भी पीछे धकेल रही थी, उससे साफ था कि युद्ध और ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं था और पूरा का पूरा कश्मीर हमारे कब्जे में आ चुका होता। पाकिस्तान पूरी तरह से जंग हार गया होता। जंग करके हम क्या कश्मीर नहीं ले सकते? जी, जंग के ज़मन में देख लीजिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में कई जंगें लड़ी हैं और तलख हकीकत यह है कि वो तमाम जंगें हमने हारी हैं। Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. The Pakistani army remains obsessed with India. It has been obsessed with India since partition. It has lost every war with India, and losing every war, it has come back even more obsessed with India. It sees no way of ever defeating India conventionally, having tried and failed. यानी पहली ही जंग में पाकिस्तान की करारी शिकस्त हुई। हालांकि पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी आवाम को एक भ्रमजाल में फंसा रखा है और उन्हें ये सच्चाई नहीं बताई जाती, उन्हें किताबों में कुछ और पढ़ाया जाता है और लोगों को लगता है कि भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जीत हुई थी और इसके लिए वो तर्क ये देते हैं कि भाई आधा कश्मीर तो हमने छीन लिया। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो लोग ये कहते हैं ना कि आधा कश्मीर छीन लिया, तुम लोगों से हट गया, इसका भी जवाब मैं दूंगा और वो भी पूरे सबूतों के साथ दूंगा। और जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है ना कश्मीर पर कि कश्मीर तो हमने छीन लिया, आधा हमारा हो गया, तो इसका भी पर्दाफाश करूंगा मैं, लेकिन अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, जल्दी ही इस नए वीडियो के साथ जो कश्मीर के आधा छीनने वाली बात है उसको सबूतों के साथ लेकर आऊँगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लो जी, बेगम एक और नवा कट्टा खुल गया जी। वो ये है कि
ये 1947 को हमने समझा आज़ाद हुआ और हमें ये भी नहीं पता चला कि हमें एक वार भी हुआ है, यानी जंग भी हुई है। वो इसलिए पब्लिक कह रही थी कि भाई वो 1947-48 के जंग का भाई देखो वो रिएक्ट क्यों नहीं करती। और हमें बिलीव में हमें नहीं पता था यार कि वो कश्मीर के मामले पे वाकई जंग हुई है। ये लोग सर ने ना रियलिटी दिखाई है, सच बातें की हैं वाकई। अब जाके पता लगा है कि सारी जंगें जो हैं वो पाकिस्तान ने की हैं शुरू। जो सच है उसको मानना चाहिए, हकीकत को मानना चाहिए। वो जो सा मेरे ख्याल असगर खान ईर चीफ मार्शल जो से है वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमारे सारे पॉलिटिक्स कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं मानना चाहिए। लोग सारे सियासतदान नहीं, वो सहाफी हैं, सहाफी भी हैं, बीच में एक पॉलिटिकल कनाडा के हैं मेरे ख्याल से वो उधर वक्त, मगर वो प्रूफ के साथ बता रहे हैं इस तरह कह रहे हैं। वो कबायलियों को भी बोल रही हैं, कबायलियों ने भी जाकर वो लूट मार की। हाँ लूट मार की। और वो क्या नाम नजम एक नजम सेठी को वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर वो बनना चाहता, प्रेसिडेंट बनना चाहता था कश्मीर का। उसे कहा हम बनाएंगे, लेकिन वहाँ का प्रेसिडेंट कौन वो बन गया, कोई और बना और उसके बाद मामला उनसे खराब हो गए और फिर उन्होंने लूट मार ये वो शुरू कर दी। तो ये सारा गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अब पता नहीं अभी कश्मीर का जो असल है वो क्या, वो अब जैसे 1947 में आज़ादी हुई है, कुछ जो से इलाके थे वो हिंदुस्तान की तरफ गए हैं, कुछ पाकिस्तान की तरफ गए हैं। अब ये इसका क्या कश्मीर का क्या इशू था अल्लाह जाने कि ये हमारे साथ होना चाहता था कि नहीं होना चाहता, ये क्यों जंग हुई, किस वजह से हुई है, जो भी हुई, यानी वहाँ पे अगर जुल्म ये वो हुआ तो गलत बात है। स्टार्ट जो है वो सच है, हकीकत है कि पाकिस्तान ने ही शुरू की है। 14 दिन रही है। वो नेहरू का भी वो बोल रही है कि आलोक सर के अगर नेहरू ना जाते तो ये फिर इस तरह हो जाना था। अब आलोक सर ने एंड पे एक और भी बताया कि जो से अगली वीडियो है वो भी प्रूफ के साथ है कि ये जो कहते हैं कि आधा कश्मीर हमने ले लिया, ये क्या सीन है, वो भी हमें मेरे ख्याल हमें इस वीडियो पे उस पर भी रिएक्ट करना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए। क्योंकि ये जो सी सारी बात है मुझे आधी समझ आई है। सिर्फ हमें नहीं, मैं तो कह रही पूरे पाकिस्तान को जो रियलिटी है पता लगनी चाहिए। अब हमारी जो बुक्स हैं पाक स्टडीज वगैरह जो पढ़ाया जाता है स्कूलों में, इनमें गलत बताया जाता है। और दूसरी वजह ये है कि देखें हम काफी जोशी हम बड़ा अपनी फौज पे ऐसे कह रहे थे और वाकई हम कह रहे थे हम जीते हैं, मगर उन्होंने बताया और हमें ये भी कहा जाता है कि इंडिया का जो सा मीडिया वो वाकई कभी झूठ है। हाँ थोड़ा सा आप कह लें कि कुछ मीडिया ओवर करता है, मगर कुछ उनके अब जो यूट्यूबर हैं और दूसरे वो रियलिटी पे बातें करते हैं। मीडिया पे तो मुझे यकीन ही नहीं है, ना पाकिस्तान की तरह इंडिया की। मीडिया पे यकीन नहीं करना चाहिए। और ये जो वीडियोस लोग सर इस तरह, क्योंकि ना आज का जिस तरह पाकिस्तान के भी हालात है इस तरह उनकी कुछ जो से बंदे को अपने चैनल है उनकी अपनी खबरें वगैरह चलती हैं, तो इसी तरह अब हमें जो से पाकिस्तानी को बड़ा कुछ यार पता चलने लग पड़ा है कि यार हमारे साथ ये करते रहे, ये झूठ बोलते रहे हैं। अब हमें जो एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इशू चल रहा है, अब वहाँ ट्विटर पर और इस तरह हर बंदा कोई वीडियो वगैरह बना रहा है, तो फिर वो कहते कि वो पहले वो उनका साथ देते थे, वो कहते नहीं ये झूठ है ये वो। हमें एस्टेब्लिशमेंट से नफरत नहीं है, मगर नफरत है वो बुरे लोगों के साथ, यानी हमारे जो से अपनी फौज उनसी है, नीचे जो सा तबका है बॉर्डर पर वो हमारे सरों के ताज हैं, मगर जो उनसे ऊपर लेवल पे बैठे हैं जो हमें सही मैनेज नहीं कर रहे, उनके साथ हमारे इख्तलाफात हैं। अभी कश्मीर ये नौजवान सारे यूथ कह रहे हैं कश्मीर के इशू की वजह से पाकिस्तान के हालात भी ये बड़े बिगड़े हैं, काफी खराब। अब देखो ना, अब वो भी सही कह रहे हैं कि आलोक सर का भी बात सही है कि देखो इसी वजह से कश्मीर की वजह से कई जंगें हो चुकी हैं और इंडिया के जो से हैं कुछ इंडिया के जो से शहीद हुए हैं, कोई पाकिस्तान के हुए हैं और कश्मीर में जो से मामला है वो भी खराब है। तो ये क्या ये मसले हल होने चाहिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात जल्द बेहतर हों। क्यों मुझे नहीं लगता ये इस तरह कभी होगा ये ना, क्योंकि इतने इशू ना कोई कट्टा खुल ही जाता है। हाँ ये सारे मुल्कों के मैं कहता हूँ हो सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के मामला जो से है ना ये, हाँ अवाम को जो है अवाम के कह सकती है कुछ, मगर जो से ऊपर लेवल पे गेम होती हैं वो हमारी समझ से बाहर हैं। तो बाय द वे हमें वाकई थोड़ा शौक इस तरह के हम वाकई हैरान हुए आलोक सर का ये सुनकर और वाकई इसमें कुछ हकीकत थी
और हम अगला भी इसकी वीडियो देखेंगे जिसपे वो लोग सर कह रहे हैं, हमें पता चले कि नेक्स्ट वीडियो में क्या वाकई ऐसे ही है जैसे ये सर इंडिया वाले कहते हैं। हाँ, तो आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह।